हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन एवं वन्य जीव का पार्ट 2। सो आई होप फर्स्ट वीडियो पहले देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखो, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। सो भारत में जैव विविधता पर्यावरणीय कारक यानी कि जैव विविधता को इफ़ेक्ट करने वाले कारक जो कि भारत में हो, तो कौन कौन से हैं? तो भारत में जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, तो फर्स्ट तो है संसाधनों का असमान वितरण। अब इससे क्या मतलब है? तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कहीं किसी प्रदेश में जल ज़्यादा है, किसी प्रदेश में खनिज अधिक है, किसी प्रदेश में कोई और चीज़ अधिक है, किसी प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, तो उसी को जनसंख्या का असमान वितरण कहते हैं। तो अगर जनसंख्या कहीं पे मान लिया कि जैव विविधता अधिक पाई जाती है तो वो प्रभाव तो डालेगी जैव विविधता पे। कहीं पे मान लिया जनसंख्या अधिक है तो कहीं पर कृषि अधिक हो रही है, तो ये सारी चीज़ें। अब कृषि कहाँ अधिक होगी? तो नॉर्मल सी बात है, कृषि उपजाऊ मैदान में ही होगी, तो इसलिए वहाँ पे जैव विविधता यानी कि वन, जैव विविधता में वन भी तो आएंगे, तो वन को प्रभावित करेगा ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ों को। असमान उपभोग यानी कि असमान उपभोग से मतलब है कि वितरण तो असमान है, किसी राज्य में किसी में अब असमान उपभोग यानी कि हो सकता है वनों की कटाई कुछ लोग बहुत अधिक कर रहे हैं, कुछ लोग इमारती लकड़ियों को बेच के और उससे बहुत लाभ कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं क्या है उन इमारती लकड़ियों को, उन वनों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका भी असमान उपभोग भी हो रहा है। थर्ड क्या होगा? तो थर्ड पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी। अब कैसे? तो कुछ लोग हैं उपभोग करने में लगे हैं, अब कुछ लोग उसको संभालने में लगे हैं, यानी कि कुछ लोग तो वन काट के पूरी इमारती लकड़ियाँ बेचने में लगे, और कुछ लोग क्या है अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और जैव विविधता को सेव करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये सब कारक हैं प्रभावित करने वाले कारक। अब पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी के कुछ एग्जाम्पल हमारी बुक में दिए हैं, तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। भारत में वन एवं वन्यजीव का संरक्षण। अब संरक्षण के पहले तो हम संरक्षण करेंगे, लेकिन पहले हमें क्या चाहिए होता है उसके रिजल्ट के लिए कि हमें कुछ फ़ायदे भी हो रहे हैं तो नहीं। तो फ़ायदे कौन कौन से? तो फर्स्ट तो है सहायक प्रणाली जो है वो सुरक्षित होती है। अब सहायक कौन कौन सी चीज़ें? जैसे कि हमारे जल है, और क्या हो सकता है, मृदा हो सकता है, वायु हो सकता है। ये सब क्या है हमारे लिए, मानव के लिए सहायक प्रणाली है। तो ये सब जब वनस्पति होगी तो हम जानते हैं मृदा अपरदन कम होगा, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसको इफ़ेक्ट करती हैं। तो सहायक प्रणाली क्या होगी हमारी? सुरक्षित होगी। दूसरा क्या है? जैव विविधता सुरक्षित होगी। अब अगर हम वन एवं वन्यजीव को संरक्षित करेंगे तो जैव विविधता सुरक्षित तो होगी डायरेक्टली हमारी। थर्ड क्या है? जलीय पौधे पर निर्भर जो मछलियां हैं, हम जानते हैं कि जल में क्या होते हैं, जल के अंदर भी पौधे होते हैं सागर में, तो जलीय पौधों पर जो निर्भर मछलियां हैं वो भी तो जैव विविधता का पार्ट हुई, तो वो क्या होंगी? वो भी सुरक्षित होंगी। तो ये 3 रीज़न अगर हमें 3 नंबर में लिखने को आते हैं तो फ़ायदे में हम लिख देंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब जो मेन जीव संरक्षण होता है वो कैसे होता है, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। 1972 इस टाइम लॉन्च किया गया, कह सकते हैं, भारतीय वन्य जीव अधिनियम। तो इसमें क्या होता था, इसमें सूची बनाई जाती थी, एक सूची को प्रकाशित किया जाता था, प्रकाशित यानी कि पब्लिश्ड किया जाता था। तो किस चीज़ की सूची होती थी? ये रक्षित प्राणी जात की।
इसका वन्य जीव मतलब है तो प्राणी जात, रक्षित जो प्राणी जात है वो। और क्या होता था, संकटग्रस्त जो जातियां हैं उन पर, उनको कैसे बचाना है इस पर ध्यान दिया जाता था। जैसे कि शिकार प्रबंधन, शिकार को बंद किया जाता था। वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण किया जाता था, यानी कि कानून द्वारा उसका रक्षण किया जाता था। अभी भी वन विभाग हो रहे हैं, वन विभाग होते हैं, तो उससे क्या होता है, इन्हीं सब पे जोर दिया जा रहा है। और क्या होता है, तो जंगली जीवों के व्यापार पर रोक। हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा पर जंगली जानवरों की क्रय विक्रय होता है, तो ये सारी चीज़ों पर रोक लगाई जाती थी। अब इस पे कौन कौन होते थे, केंद्रीय सरकारें भी काम करती थी और राजकीय भी। तो क्या काम करती थी, तो राष्ट्रीय उद्यान हम सुनते ही हैं, जानते भी हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव प्राणियों कि गंभीर खतरे में जो होते हैं उनके लिए इन, और पौधों के लिए भी राष्ट्रीय उद्यान और भी बहुत सारी चीज़ बनाई जाती हैं। तो ये काम केंद्रीय और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। अब इसी से रिलेटेड एक योजना चलाई गई थी, बाघ परियोजना, जिसके बारे में हमें बहुत डीपली तो नहीं पढ़ना है, बट मैं बता दे रही हूँ। तो इस बाघ परियोजना में क्या होता है, ये 1973 में लॉन्च की गई थी। इसकी स्टार्टिंग 1973 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले हमारे इंडिया में जो बाघ थे उनकी संख्या 55,000 थी, और जब ये लॉन्च किया गया तो 1827 उस टाइम बची थी, और अभी तो 500 के लगभग में आ चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा एमपी में अभी प्रेजेंट टाइम में बाघ पाए जा रहे हैं। तो इसमें केवल प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो नहीं लॉन्च किया गया था, इसमें इसके साथ साथ बड़े आकार के सभी जैव जाति को बचाना, जैसे कि हाथी हो गया और भी बड़े जो आकार में हों उनकी सुरक्षा की जाती थी। और इसका जो सबसे पहला किया गया था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसके लिए बनाया गया था। ये मेन किसके लिए था, तो बाघों के लिए था। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। हम 8-9 क्लास में साइंस में भी पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी इसी के लिए है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। और 2 है राष्ट्रीय सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ये तो बहुत फेमस है। बांधवगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। तो ऐसे ही कुछ याद रखने हैं जो बुक में दिए हैं हमें। अब हम लोग अपना लगभग लास्ट पे हम लोग पहुँच गए हैं चैप्टर के। तो अब हम लोग वन एवं वन्य जीवों के संसाधनों के प्रकार एवं वितरण, यानी कि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, मेन जो वन है वो कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट तो हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो आरक्षित वन के बारे में पढ़ना है। आरक्षित वन कौन कौन से, तो देश में जितने भी वन हैं उनमें से आधे से अधिक जो है वो आरक्षित वन में कैलकुलेट किए जाते हैं। ये क्या है, सर्वाधिक मूल्यवान है। किसकी दृष्टि से, तो सर्वाधिक मूल्यवान है ये आरक्षण की दृष्टि से, या फिर आरक्षण के लिए ये सर्वाधिक मूल्यवान माने जाते हैं। सेकंड कौन सा है, तो सेकंड हमारा आता है रक्षित वन। आरक्षित, रक्षित। अब रक्षित वन में कौन से हैं, तो कुल वन क्षेत्र का 1/3 यानी कि 1/3 भाग जो है वो इसमें आता है। और क्या है, इसमें जो मेन है वो जो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं उनसे क्या है, नष्ट होने से बचाने के लिए ये किया जाता है। ये उतना अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा तो कह सकते हैं, बट सबसे मूल्यवान ये है, फिर ये आता है। तो उनको बचाने या सुरक्षा हेतु किया जाता है। थर्ड है हमारा कौन सा, तो अवर्गीकृत। अवर्गीकृत यानी कि जिसे हम शायद कह सकते हैं बांट ना सकते हैं। तो अवर्गीकृत में जो इन दोनों में नहीं आता वो अन्य सभी प्रकार के बचे
आवर्गीकृत में शामिल किए जाते हैं। वन, इसका क्या है, वन या बंजर भूमि, और ये किस में हो सकती है, ये सरकार या फिर व्यक्तियों और समुदायों के अधिकार में हो सकती है। इन दोनों में मेन सरकार होती थी, इसमें तीनों में हो सकती हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। जैसे कि अभी हमने जातियाँ पढ़ी थी 6, वैसे ये 3 हमने पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक जो है हमें समुदाय और वन संरक्षण, वो अब हम लोग देख लेते हैं। समुदाय एवं वन संरक्षण से क्या मतलब है, तो समुदाय बहुत जगह अपने घर, समुदाय के घर क्या होते हैं, वन माने जाते हैं, मतलब वो अपना घर मानते हैं वनों को, क्योंकि उन पर ही वो पूरी तरह से निर्भर करते हैं। तो क्या करते हैं, वो बचाने का काम करते हैं, वन संरक्षण करते हैं वो। तो इसी का एक एग्जाम्पल है सरिस्का बाघ रिजर्व, जो कि है राजस्थान में। यहाँ से एक वन वर्ड क्वेश्चन या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, राजस्थान से है सरिस्का बाघ रिजर्व। और क्या है किया है उन्होंने, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल जो समुदाय द्वारा किया गया है। दूसरा क्या है, तो वन्य जीव संरक्षण हेतु समुदायों ने खनन को रोका, यानी कि सरकार की मदद से खनन को रोका गया, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने रोका। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कह सकते हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर, वहाँ के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर ज़मीन को क्या किया, एक सेंचुरी घोषित कर दिया गया, जिसका नाम है भैरव देव सेंचुरी। ये वहाँ के समुदाय द्वारा घोषित की गई है, ना कि किसी सरकार से, बस सरकार से इन्हें क्या मिला है, सपोर्ट मिला है। तो लोगों ने ये किया, और यहाँ पर क्या है, अपने ही आंदोलन, अपने ही नियम चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का अवैध शिकार या कुछ भी नहीं अलाउ है, वहाँ के लोग इसकी सेफ्टी भी रखते हैं। फोर्थ क्या है हमारा, चिपको आंदोलन। ये मेन हिमालय से आया, बाद में इसे राजस्थान में भी कई जगह किया गया, और बहुत बड़े लेवल पे ये चिपको आंदोलन हुआ था। इसमें एक पेड़ के चारों ओर क्या करते थे, हाथ लगा के ऐसे लोग चिपक जाते थे और उससे पेड़ नहीं काटने देते थे। तो ये बहुत एक फेमस आंदोलन रहा है। ऐसा ही एक आंदोलन रहा है जो कि टिहरी से आया है। टिहरी जिले से 2 आंदोलन आए, पहला तो बीज बचाओ आंदोलन नहीं है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज होने वाली चीज़ है। और दूसरा कौन सा था, तो नवदाने आंदोलन। ये बहुत, नवदाने तो बहुत कह सकते हैं बड़े लेवल पे नहीं भी था, टिहरी से आया था ये, टिहरी जिले से। सो ये सारी चीज़ें कुछ थी। अब एक लास्ट चीज़ जो हम जान सकते हैं वो क्या है, देख लेते हैं। 1988 में औपचारिक शुरुआत की गई, तो किसकी, संयुक्त वन प्रबंधन। अब संयुक्त में कौन कौन थे, तो सरकार और ये जो समुदाय हैं, ये दोनों ही साथ मिलकर वन प्रबंधन यानी कि वन की सुरक्षा के लिए, ये औपचारिक तौर पर तो 1988 में आया। वैसे तो पहले भी हमने एग्जाम्पल जो देखे उसमें भी सरकार मदद करती थी, बट इसे औपचारिक रूप से स्टार्ट किया गया। और सबसे पहले इसे ओडिशा राज्य में स्टार्ट किया गया था, फिर उसे पूरे इंडिया में बहुत ही अच्छे से चलाया गया ये संयुक्त वन प्रबंधन। तो आई होप समझ में आ गया हो, पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया, यहाँ पे हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर एनसीईआरटी नहीं भी खोल के देखते हो तो भी बहुत चल जाएगा, और नोट्स बनाते रहो साथ में, सो दैट लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आएंगे वो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।